जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक अगर आप सभी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको समय समय पर सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को जैसा कि मालूम है कि आपकी एएनएम की यहाँ प्रिपरेशन करवाई जा रही है और ये आपकी क्लास नंबर 8 है जो कि साइंस की क्लास है। ओके, तो गाइस 8th नंबर की क्लास है और साइंस की क्लास है, तो सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बने रहिए अंतिम तक। वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि आप सभी साथियों को अच्छे नंबर एक्स यानी प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है गाइस, शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यार्थी ने विभाजित त्रिकोणीय जीव को आर्थ्रोपोडा के रूप में पहचान की। इसको निश्चित करने से पहले कौन सा लक्षण इसकी पुष्टि करेगा? एक विद्यार्थी ने विभाजित त्रिकोणीय जीव को आर्थ्रोपोडा के रूप में पहचान की। इसको निश्चित करने से पहले कौन सा लक्षण इसकी पुष्टि करेगा? तो क्लाइटेलम की उपस्थिति, काइटिनियम की उपस्थिति, पंखों की उपस्थिति, सममिति। तो गाइस, आप सभी साथियों को इसका उत्तर ध्यान में रखना है। इसका उत्तर होगा आपका काइटिनियम की उपस्थिति। गाइस, आर्थ्रोपोडा जीव जो आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका जो ये आर्थ्रोपोडा संघ है सबसे बड़ा संघ है। ओके गाइस, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। बायोलॉजी में जो है सबसे बड़ा संघ पूछेगा, सबसे बड़ा फाइलम पूछेगा, तो आपको बताना है आर्थ्रोपोडा संघ। ओके गाइस, तो इसमें आपकी जो आर्थ्रोपोडा संघ के फाइलम के जीवों की ऊपर की संरचना बनी होती है वो आपकी काइटिनियम की बनी होती है। ओके गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन है, एक तरंगदैर्घ्य की लंबाई 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर की दिखाई देती है। तो ये पराबैंगनी किरणें हैं, अवरक्त है, दृश्य है या एक्स किरणें हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर होगा आपका दृश्य प्रकाश। ओके, दृश्य प्रकाश इसका आंसर होगा। विजिबल लाइट इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। भूकंपी तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे या विद्युत चंबकीय तरंगे? तो गाइस, आप सभी साथियों को ध्यान में रखना होगा कि जो स्पेस यात्री होते हैं, ओके, एस्ट्रोनॉट्स जिसे कहते हैं, वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं बाह्य क्षेत्र में? तो गाइस, आप सभी साथियों को मालूम होगा कि कम्युनिकेशन हमारा जो प्रोसेस होता है, चाहे वो सेलफोन हो, चाहे अदर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन यानी संचार हो, वो आपका रेडियो तरंगों के कारण होता है। किसके कारण? रेडियो तरंगे के कारण होता है। और ये आपकी रेडियो तरंगे कहाँ है? तो आपके वायुमंडल की एक परत है जिसको आयन मंडल कहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आपकी पाई जाती है रेडियो तरंगे। तो गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 54 नंबर का क्वेश्चन आपका है गाइस, एक परिपथ में विद्युत धारा बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा से बहती है या फिर किसी भी दिशा में बहती है। द करेंट इन अ सर्किट फ्लो। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है कि आपकी जो करंट है वो फ्लो होती है गाइस किस ओर? तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा गाइस, अगर आपने एक बकेट में पानी रखा है, ओके गाइस, ये एक बकेट है और ये एक बकेट है। ओके, ये दो बकेट है। ओके गाइस, अगर इसे आपने एक ऊंचे स्थान पे रखा है, देन ये आपका पानी फुल भरा हुआ है। ओके गाइस, और ये टंकी आधी है। तो गाइस, अगर ये ऊंचे स्थान वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ का पूरा पानी कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले जाएगा, क्योंकि इसे हाइट पे रखे हैं, इसे प्लस पे रखे हैं और इसे माइनस पे रखे, यानी इसे उच्च विभव पे रखे हमने। तो ये तो करंट फ्लो होगी या पानी फ्लो होगा, ये आपका फ्लो होगा किस साइड?
अधिक से कम की ओर यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आपका फ्लो होगा। तो यही आपका करंट का भी बेसिक फार्मूला है गाइस, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है। देन गाइस अगर आपको पूछा जाए कि करंट फ्लो किसके कारण होती है, तो आपको ध्यान देना है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। ओके, चलिए, और कैसे कैसे फ्लो होती है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर यानी धन से ऋण की ओर। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस 55 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 55 नंबर का क्वेश्चन आपका है द्वितीयक सेल क्या कहता है कि कौन सा द्वितीय सेल है? डेनियल, लेक्लांचे, शुष्क, सीसा संचायक सेल। तो गाइस यहाँ पे आपका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। जो आपका सीसा संचायक सेल है ये आपका द्वितीयक सेल है। देन इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, तो गाइस कार वगैरह में जैसे बैटरी लगी होती, कार या कोई भी वाहन वगैरह हो गया उसमें बैटरी लगी होती, वो आपकी सीसा संचायक सेल बैटरी होती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि वाहनों में कौन सी बैटरी यूज़ की जाती है, तो सीसा संचायक बैटरी यूज़ की जाती है। देन ये सेकेंडरी बैटरी है, यानी देखिए आपका जो सेल है वो दो प्रकार का होता है, सेल या बैटरी। ओके, सेल या बैटरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी सेल या एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। कैसा? एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या करता है? ओके गाइस, तो प्राइमरी सेल कैसा होता है, इसे एक बार यूज़ किए हमने तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसको पुनः पुनः नहीं बनाया जा सकता। ओके, जैसे आपका उदाहरण घड़ी का सेल। ओके गाइस, आप घड़ी का सेल लेते हो, एक बार यूज़ किए, देन उसके बाद आपको नया सेल खरीदना पड़ता है, उसी सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपका सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल ऐसा सेल है जिसे एक बार यूज़ किए देन उसके बाद दोबारा इसे चार्ज किया जा सकता है। तो गाइस आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में। अब यहाँ पे गाइस क्वेश्चन आपका पूछा था द्वितीयक सेल कौन सा है, तो सीसा संचायक सेल है, ये वाहनों में यूज़ किया जाता है, इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। बट आपके डेनियल सेल, लेक्लांच सेल, शुष्क सेल और एक सेल का नाम याद रख लोगे ओल्टिए सेल, ये जो चारों सेल है ये आपके कौन से सेल है गाइस? ये आपके प्राइमरी सेल है। ओके, तो गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका गाइस, जब कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण किस कारण बाहर आ जाते? स्थिर आघूर्ण, गति आघूर्ण, दिशा आघूर्ण या संवेग संरक्षण। तो गाइस अगर आप सभी साथियों को न्यूटन का प्रथम नियम अगर याद हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सही कर लोगे। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जब किसी वस्तु पर जब तक, ओके देखिए न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। ओके, यानी जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये न्यूटन का नियम कहता है। तो आपको बता दूं, जब कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तो मिट्टी के कण किस कारण से बाहर आ जाते हैं या झड़ जाते हैं, वो न्यूटन के फर्स्ट नियम के कारण होता है। क्योंकि ये जो न्यूटन का नियम है वो आपका नियम कहलाता है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। ओके, तो ये गुण इसका होता है विद्यमान इनर्शिया के कारण यानी जड़त्व के कारण। ओके गाइस, स्थिर आघूर्ण के कारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के नियम को, प्रथम नियम को। ओके, ये सब इसी के कारण होता है। जैसे अचानक आपकी अगर गाड़ी चल गई, ओके, तो आप जैसे अचानक आपकी गाड़ी रुक गई, ब्रेक लगा दिया आपने, तो आप सामने की ओर झुक जाते हो, ये भी आपका जड़त्व के कारण होता है। ओके, और भी इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ेंगे। अगर आपने नियम समझ लिया तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, निम्न में से कौन सा रोधी है, यानी आपको पूछ रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा अचालक है जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, कौन सा इंसुलेटर है? तो अम्लीय जल, समुद्री जल, शुद्ध वाष्पित जल,
या क्षारीय जल। तो आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका जो प्योर वाटर होता है, ओके, डिस्टिल्ड वाटर या वर्षा का जल भी कह सकते हो आप, ओके गाइस, ये आपका प्योर वाटर होता है और ये इससे कोई भी यानी ये इंसुलेटर होता है, ये कुचालक की तरह कार्य करता है, ये उदासीन होता है, ओके गाइस, कैसा होता है, उदासीन होता है। और उदासीन उदासीन का पीएच मान कितना होता है गाइस, अगर कोई क्वांटिटी उदासीन है तो उसका पीएच मान हमेशा 7 होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर का। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर बनाई गई, बर्नौली, आर्किमिडीज, पास्कल के या न्यूटन के। तो आपको ध्यान में रखना है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे पनडुब्बी बनाई गई है गाइस। अब पनडुब्बी कहाँ चलती है, तो ये आपकी समुद्रों में चलती है, ओके, जहाँ पे पानी वाला बड़ा एरिया या क्षेत्र है, और बड़ा एरिया क्या है आपका, क्षेत्र, पनडुब्बी है। और ये हमारे सुरक्षा विभाग का एक भाग है पनडुब्बी, जो कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान रखती है पनडुब्बी, ओके। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो गाइस किसी ना किसी सिद्धांत पे वर्क करती होगी, तभी तो ये आपकी समुद्र में डूब नहीं पाती है। तो गाइस ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण पूर्ण रूप से द्रव में डुबाया जाए, ओके, तो वह अपने भार के बराबर द्रव को हटा देती है। तो गाइस अगर हम इस पनडुब्बी को वाटर में ले जाया जाए, पानी में, तो वो अपने भार के बराबर जल हटा देगी। इसी के कारण ये आपका पनडुब्बी ऊपर चलता है, डूब नहीं पाता है, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, एक पास्कल किसके बराबर होता है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देखिए ये अच्छा, पूरे ऑप्शन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, केजी, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 1 पास्कल आपका बराबर होता है 1 न्यूटन बटे 1 मीटर स्क्वायर, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस, तो अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक टीवी सेट 230 वाट बिजली की शक्ति का उपभोग करता है, जो मुख्य सप्लाई से 230 वोल्ट से प्राप्त होती है, टीवी का सही फ्यूज है, ओके गाइस। तो आपको यहाँ पे टीवी का सही फ्यूज बताना है, यानी कितने एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। तो आपको यहाँ पे धारा ज्ञात करना है गाइस। तो गाइस आप सभी साथियों से मैंने चर्चा किया था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि आपका जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, तो वो आपका होता है, कितना होता है, V इंटू आई होता है, P इक्वल टू वी आई। देखिए हमेशा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर शक्ति दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है तो आपको धारा निकालने पूछ लेगा, अगर आपकी धारा और वोल्टेज दी है तो शक्ति निकालने पूछ लेगा, और अगर आपका शक्ति और धारा दी है तो आपका वोल्टेज। तो ये आप धारा, शक्ति या वोल्टेज ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले शक्ति का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शक्ति यानी P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, ये आपके काम आ जाएगा, न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपका 230 वाट की बिजली है, यानी आपकी 230 वाट की शक्ति दी हुई है, इक्वल टू आपका और क्या दिया हुआ है, तो 230 वोल्ट यहाँ से लगाया गया है, तो 230 वोल्ट भी लगाया गया है, डॉट आई इंटू में है, आई हमें फाइंड आउट करना है, यानी कितने एम्पियर का फ्यूज़ हमको लगाना है, कितनी धारा का फ्यूज़ लगाना है। तो गाइस यहाँ पे अगर इसको हम बटे में पक्षांतर करते हैं तो इससे ये कट जाएगा, तो बचा कितना गाइस, तो 1 बचा आपके पास। तो आपको कितनी 1 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, एक बिजली का हीटर 2 किलोवाट का है, ओके, विद्युत ऊर्जा 4 रुपये प्रति किलोवाट है, तो हीटर को 3 घंटे प्रयोग करने के लिए क्या कीमत होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो आपको जो बिजली निकालने का फॉर्मूला है वो आपकी यूनिट क्या होती है गाइस, तो बता दूं आपको मैं, आपकी जो बिजली निकाली जाती है वो किलोवाट हावर में निकाली जाती है। कैसे,
किलोवाट हावर में। तो किलोवाट हावर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। किलोवाट हावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे वाट इंटू हावर, ओके, वाट इंटू हावर बटे 1000, ओके, वाट इंटू हावर बटे 1000, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन आपके पास क्या क्या दिया है, एक बिजली का हीटर है जो कि 2 किलोवाट का है, कितना, 2 किलोवाट का, तो फार्मूले में रख देगा इस। चलिए यहाँ पे ऊपर से लिखता हूँ मैं, आपका किलोवाट का फॉर्मूला क्या था ये लिख देता हूँ मैं, किलोवाट हावर इंटू वाट, ओके, ये शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है वाट, ओके गाइस, इंटू हावर बटे 1000। अब यहाँ पे आपका आपका शक्ति का मान कितना है, 2 वाट, ओके, 2 किलोवाट है आपका यहाँ पे। तो किलो को हम चेंज कर लेंगे वाट में। तो गाइस यहाँ पे किलो किलो यानी 1000 होता है, किलो पे 10⁻³ घात होती है, ओके, तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 वाट हो जाएगा, ओके, 2000 वाट इंटू आपका जो कितने कितने घंटे यूज़ किया जा रहा है, 4 रुपये प्रति किलो वाट, यानी 4 रुपये प्रति किलोवाट यहाँ पे बिजली का खर्चा है। तो हमारे पास कितने किलोवाट थे यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे आंसर आ सकता है अगर चेंज भी ना करें तो, ओके गाइस, फॉर्मूला था वाट इंटू हावर, तो 2 किलोवाट हमारे पास है और 4 रुपये खर्चा है, ओके, प्रति हावर का, बटे में 1000 रख देंगे गाइस, तो आपका कितने रुपया यहाँ पे खर्चा आएगा, ये यहाँ पे पूछा है आपको। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पे इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाता है, ओके, तो हम लोग इसको कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसको रुपए में चेंज करना है। तो यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन आपको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर का। बाकी आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर कीजिए अपने से एक बार, ओके, फार्मूला आपको बता दिया है, उसी फॉर्मूले से आएगा। एक लड़का सवार होकर 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से आनंद में घूम रहा है। तो यह बताता है कि लड़का समान वेग से घूम रहा है, असमान वेग से घूम रहा है, त्वरित गति से घूम रहा है, स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका त्वरित गति से घूमेगा, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, चावल, बाजरा, सोरगम या चना। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना होगा चना। अब ये चना क्यों कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो गाइस जितने भी दालें होती है आपकी, चाहे वो कोई भी दाल हो, ओके, वो आपकी विटामिन प्रोवाइड करवाती, ना कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाती। बाकी आपका चावल, बाजरा, मक्का, सोरजम, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं। देन आपका वसा कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वसा आपका जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं, ऑयली चीज़, ओके, उनसे वसा आपको प्राप्त होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण का प्रदूषण किसके कारण है, ओके गाइस, आपको बताना है वातावरण का प्रदूषण किसके कारण है या होता है। तेज गति से शहरीकरण, वनों का काटना, वन रोपण। तो गाइस यहाँ पे आपको सही उत्तर करना है। तो आपको बता दूं, वन रोपण से आपका प्रदूषण नहीं होता है, वन रोपण से आपका पर्यावरण और ज़्यादा ग्रो होता है और अच्छी वायुमंडल या अच्छी वायु हमें प्राप्त होती है, यानी वन रोपण, वन लगाने से। बट यहाँ पे वनों को काटना बुरी बात है, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। देन तेज गति से शहरीकरण, ये भी आपका पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जितने ज़्यादा तेज गति से शहरीकरण हो रहा है उतना ज़्यादा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही इसके कारण है पर्यावरण प्रदूषण के, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, द्रव में एक वस्तु पर उत्प्लावक बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है, ऊपरी दिशा में, नीचे की दिशा में, पार्श्व रास्तों में, या ऊपर और नीचे दोनों की दिशा में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन मिला था अभी, आपकी जो समुद्र में मान लो आपकी कोई नाव है या पनडुब्बी है, वो आपका ये आपका समुद्र का जल हो गया, ओके गाइस, ये जल की सतह है और जल की सतह पे आपका कोई नाव चल रहा है या आपकी कोई पनडुब्बी चल रही है। तो ये क्या करती है,
ये आपकी क्या करती, अपने वजन के बराबर जल हटा लेती। ओके, तो ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य हो रहा है। तो आपका जो वाटर है, वाटर के नीचे से एक बल काम करता है। ओके, इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। तो ये किस दिशा में काम कर रहा है, ये आपका ऊपर की ओर काम कर रहा है, यानी नाव को ऊपर उठाए रख रहा है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऊपरी दिशा में कार्य करता है आपका उत्प्लावक बल। हमेशा द्रव में एक वस्तु पर, ओके, नाव पर लग रहा था आपका उत्प्लावक बल ऊपर की ओर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तेल का उत्पादन करता है, मसूर, सूरजमुखी, फूलगोभी, गुड़हल। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो सूरजमुखी है, सनफ्लावर, वो आपके ऑयल को उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, मसूर आपकी एक प्रकार की दाल है, फूलगोभी एक आपकी वेजिटेबल यानी सब्जी है आपकी। ओके, और गुड़हल, गुड़हल भी आपका एक प्रकार का पौधा या फूल है, लेकिन ऑयल आपका उत्पादन करता है सूरजमुखी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर का। वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या अंग्रेजी। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो इन्वायरमेंट शब्द है या वातावरण शब्द, वो आपके फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन गाइस यहाँ पे है, एक भार उठाने वाला 100 केजी भार को अपने कंधे पर 1 मिनट तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो गाइस यहाँ पे आप सभी साथियों को हमेशा याद रखना है, कार्य तो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य होता है और शून्य कार्य होता है। 3 प्रकार के कार्य होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य प्रकार का कार्य। तो गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है। ओके, ये मान लो एक व्यक्ति है, इनने अपने कंधे पे कोई सामान उठाया। ओके गाइस, कुछ भी सामान उठाया है, तो वो 1 मिनट तक उठा के रखता है, वो कितना कार्य करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबवत कार्य कर रहा है, तो वो हमेशा कार्य शून्य होगा। और इन्होंने अपने कांधे पे उठाया है, तो वो कैसे कार्य करेगा, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये शून्य कार्य करेगा। ओके गाइस, जैसे ट्रेन पर कोई, यानी आपका कुली है ट्रेन प्लेटफॉर्म में कोई कुली है, वो अपने सर के ऊपर कोई वजन उठाता है और प्लेटफॉर्म पर चलता है गाइस, तो वो भी लंबवत कार्य करता है। तो गाइस ये शून्य कार्य होता है उसके द्वारा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से देश की खाद्य समस्या को हल करने में आवश्यक है, पैदावार बढ़ाना और खाद्यान्नों को संरक्षित रखना, मनुष्य आसानी से भोजन प्राप्त कर सके, मनुष्य के पास अनाज खरीदने के लिए धन का होना। उपरोक्त सभी देश की खाद्य समस्या को हल करने में आवश्यक क्या है। तो गाइस इनमें से उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा आपका। अगर देश की खाद्य समस्या को हल करना है आपको, तो आपको सबसे पहले जिस फसल को उत्पादन कर रहे हो उसमें पैदावार बढ़ाना होगा, और आप जिस पैदावार को, यानी जिस फसल को उत्पादित कर रहे हो, उस फसल को आपको सबसे पहले सुरक्षित रखना होगा। देन मनुष्य आसानी से भोजन प्राप्त कर सके। अगर आप इन्हें अगर सुरक्षित रखते हो खाद्यान्नों को, तो आपको भोजन भी आसानी से प्राप्त होगा। देन मनुष्य के पास अनाज खरीदने के लिए धन का होना, और आपके पास अगर धन खरीदना चाहते हो, यानी आप खाद कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो खाने के लिए, तो उसके लिए आपको धन भी होना आवश्यक जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आपके हल है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन भूमि के निम्नीकरण में सहायता नहीं करता है, पट्टीदार कृषि, चक्रीय कृषि, रिज और कुंड, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, भूमि निम्नीकरण में कोई सहायता नहीं करता इनमें से। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी 3 परतों से बनी है, कौन कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ध्रुव मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल, कार मेंटल पटल, ओजन मंडल, उष्मा मंडल, बाह्य मंडल, विषम मंडल। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आप लोगों को देखना चाहिए।
आप ऑप्शन देख के ही कट कर सकते हो और सही उत्तर का चुनाव कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके 3 आंसर दिए हैं, जैसे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको पूछा है पृथ्वी किन 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ध्रुव मंडल और समताप मंडल, ये पहला ऑप्शन है आपका। ये आपकी जो तीनों परतें दी हुई है ये वायुमंडल की परतें हैं। ओके, तो ये पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। देन यहाँ पे साथ में ओजोन मंडल और आयन मंडल, ये 2 परतें दी है तीसरे ऑप्शन में, तो ये भी आपकी वायुमंडल की परतें, ये भी कट हो जाएगा ऑप्शन। देन आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वायुमंडल, तो वायुमंडल भी आपकी वायुमंडल की परत है। तो तीनों ऑप्शन कट हो गए, बचा कौन सा आपका कोर, मेंटल और पटल। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा कोर, मेंटल और पटल। तो गाइस पृथ्वी की 3 परतें कौन सी होती है? सबसे ऊपरी परत कोर होती है, उसके बाद मेंटल होती है और सबसे नीचे वाली पटल कहलाती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन आपका है, रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आपने देखा होगा एफएम या रेडियो, तो रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रेडियो में हमेशा विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे जैसे आपका जो माइक हो गया, आप जिस पे गाना गाते हो गाइस, ओके, ये किस प्रकार की ध्वनि को परिवर्तित करता है? तो ये क्या करता है, आप इस पे साउंड डालते हो, ओके, यानी आप ध्वनि डाल रहे हो माइक पे, देन उसके बाद इससे आवाज़ इंक्रीज हो रही विद्युत के रूप में। ओके, किसके रूप में? विद्युत के रूप में, यानी आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका माइक। अब ये आप सोच रहे होंगे ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही तो आवाज़ कैसे आएगी? तो गाइस आपका माइक तो है, साथ में आपका इधर में लाउड स्पीकर भी रहेगा। क्या रहेगा? स्पीकर रहेगा। तो ये जो विद्युत ऊर्जा जाएगी ये स्पीकर पे जाएगी। ओके, स्पीकर पे विद्युत ऊर्जा जाएगी, तो स्पीकर ने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि में परिवर्तित कर दिया। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देन उसके बाद आपका लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा परिवर्तन के बारे में, तो ये भी ध्यान में रख लेना है। देन आपका क्वेश्चन में पूछता है डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो क्या करता है गाइस? तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देन आपको पूछेगा क्वेश्चन में मोटर क्या करती है। तो मोटर आपकी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोनों से आप कंफ्यूजन क्लियर कर लोगे, आपको बता दिया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर का क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुरक्षात्मक है? तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना होगा। ये आपके भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में स्थापना हुई थी। इसे नेशनल हेली के नाम से भी जाना जाता है और देन ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो इसमें किसको सुरक्षित किया गया है? ओके गाइस, किसी ना किसी को सुरक्षित करने के लिए तो बनाया गया था ना। तो ये आपका सबसे पहला, भारत का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अगर मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो आपको कार्बन यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान याद में रखना है, जो कि 1974 में शामिल हुआ था। ओके गाइस, और जबकि कॉर्बेट आपका 1973 में शामिल हुआ था। ओके, ये भारत में है और ये मध्य प्रदेश में है कान्हा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर का क्वेश्चन। 74 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, पहाड़ों से मैदान में बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी? बढ़ेगी, घटेगी, एक जैसी रहेगी, कम होगी और गतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? तो इसका उत्तर आपका होगा कम होगी और गतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपके मैदान में कोई पानी बहता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती। क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और वो सीधे सीधे बहने लगता है एकदम स्पीड में, फ्लो में, यानी इसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। देखिए क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, खरपतवार पौधों पर प्रभाव डालती है किसके द्वारा? पौधों को उगने से पहले उन्हें नष्ट करना, पौधों के उगने पर प्रभावीकरण,
पौधों के विभिन्न स्रोत जो पोषण की कमी पैदा करते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, क्या करता है, पौधों के विभिन्न स्रोत जो पोषण की कमी पैदा करते हैं। ओके, ये खरपतवार पौधों पे प्रभाव डालते हैं। बढ़ेंगे 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर का क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप इसे पूरा जरूर देखिए। प्रकाश रासायनिक धुएं की प्रकृति है आक्सीकारक, अपचयी आक्सीकारक और अपचयी कारक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश रासायनिक धुएं की प्रकृति कैसी है, आक्सीकारक है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर का क्वेश्चन। मिट्टी में मिलाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो उसके पोषण को बढ़ाता है वह कहलाता है कंपोस्ट, खाद, उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ रही है तो वो किसके कारण है, तो आपके फर्टिलाइजर के कारण, उर्वरक के कारण बढ़ती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, तेल या ग्रीस मशीन के घूमने वाले हिस्से पर क्यों लगाई जाती है, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, स्थिति घर्षण को सर्पी घर्षण में परिवर्तित करने के लिए, या सर्पी घर्षण को स्थिति घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, घर्षण कम करने के लिए आपका तेल या ग्रीस लगाया जाता है। कोई भी मशीन का पार्ट है आपका, ओके, पुर्जा है, देन यहाँ पे आपका, तो इसका जो घूमने वाला पार्ट है उसमें तेल या ग्रीस लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि ये जो पुर्जा है ये आपका घर्षण के कारण नष्ट ना हो और इसमें क्षति ना हो। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर का क्वेश्चन गाइस। वृक्क पोषक तत्व खाद से नहीं मिलते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आप सभी साथियों को याद रखना है, ऑक्सीजन को किसके रूप में, खाद के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी गैस है जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी जो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का खाद हो उसमें हमेशा नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर का। शब्द पाइरो किससे संबंधित है, पटाखे, तापमान, आग या विस्फोटक। तो यहाँ पे आपको याद में रखना है, आपका जो पायरो शब्द है वह आग से, फायर से संबंधित है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर का क्वेश्चन। स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब आपेक्षिक आर्द्रता होती है। तो आपको ध्यान में रखना है 25% इसका आंसर होगा। स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब आपेक्षिक आर्द्रता 25% होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 83 नंबर का क्वेश्चन आपका है, मिट्टी के गर्मियों में ठंडे व सर्दियों में गर्म होते हैं। क्या, मिट्टियों के घर गर्मियों में ठंडे व सर्दियों में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का सुचालक है, मिट्टी ऊष्मा का अतिचालक है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है ऐसा क्यों होता है, मिट्टी आपकी ऊष्मा की कुचालक है। ओके गाइस, नोट डाउन कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है, इसी वजह से मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का क्वेश्चन है, शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है, द क्वालिटी ऑफ हनी डज नॉट डिपेंड ऑन द, पशु वर्ग, फ्लोरा, कीट, बीमारी पैदा करने वाली जीवधारी। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो शहद की मात्रा है वो डिपेंड नहीं करती है किस पे, फ्लोरा पे, यानी पशु वर्ग पे डिपेंड नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर का। विज्ञान सीखने में भाग लेने की औपचारिक विधियां है, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान गोष्ठी, कक्षा में निर्धारित पुस्तकों में सीखने में,
तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको साइंस बेसिक नॉलेज से सीखना है तो आपको सबसे पहले साइंस की किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको कक्षा में ज्ञान लेना पड़ेगा, लर्निंग फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक ऑफ द रिलेवेंट क्लास। ओके, कक्षा में निर्धारित पुस्तकों से सीख सकते हैं हम लोग। विज्ञान सीखना ही है तो हाँ हमें, न कि आपके विज्ञान प्रदर्शनी, न कि विज्ञान कांग्रेस या न कि विज्ञान गोष्ठी। जब तक आपको विज्ञान का नॉलेज नहीं होगा तब तक ये तीनों काम तो कर ही नहीं सकते आप, ना ही विज्ञान प्रदर्शनी कर सकते, ना ही विज्ञान कांग्रेस, ना ही विज्ञान गोष्ठी। जब तक आपको विज्ञान की भाषा ही नहीं मालूम तो विज्ञान गोष्ठी कैसे करोगे आप लोग? हाँ, जब तक आपको कुछ विज्ञान के बारे में मालूम नहीं तो विज्ञान की प्रदर्शनी कैसे करोगे? प्रदर्शनी यानी विज्ञान के कोई प्रोजेक्ट बनाना और उनका प्रदर्शन करना। अगर आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है, आपने उस बारे में कक्षा में पढ़ाई नहीं, तो आप क्या करोगे? ओके गाइस, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कक्षा में निर्धारित पुस्तकों से सीखने में। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। 86 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है? चालन, संवहन, विकिरण या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, संवहन आपका गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बर्फ को पिघलाने में जो ऊष्मा प्रयोग की जाती वह है विलयन ऊष्मा, उद्वासपन ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बर्फ को पिघलाना है तो उसमें कौन सी ऊष्मा लगेगी? संगलन की ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा यहाँ पे यूज किया जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर का, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, बहुदिशात्मक, किसी निश्चित दिशा में नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपका जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र, उसका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा वन डायरेक्शनल होता है। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर का क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में पानी 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो फ़ारेनहाइट में तापमान प्रदर्शित तापमान होगा। यहाँ पे आपका जो देखिए, आपका जो दिया है सेंटीग्रेड वो सेल्सियस में दिया है। ओके, 95 सेल्सियस है आपका। ओके, इसमें पहाड़ी क्षेत्र में पानी उबलता है। देन आपको बोला है फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो गाइस एक फॉर्मूला होता है आपका C/5 इक्वल टू F-32। ओके, देखिए यहाँ फॉर्मूला डिटेल में बता दूँ तो बता देता हूँ, आपको एग्जाम में काम आएगा। जो विभिन्न प्रकार के ताप होते उनके फॉर्मूले को बराबर अनुपात में बनाया गया है। वो अनुपात क्या है वो बताऊंगा आपको। ये फार्मूला हमेशा काम में आएगा आपका C/5, आप नोट डाउन जरूर कर ले, F-32 बटे 9 इक्वल टू K-273। ओके, K-273 बटे आपका कितना हो जाएगा गाइस, ये आपका 9 है। ओके, और यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा 5 इक्वल टू, ये पूरे एक दूसरे के बराबर में चल रहे, R अपान आपका कितना आ जाएगा 4। ओके, R अपान यहाँ पे आप लोग 4 लिख लोगे। ये देखिए यहाँ पे R/4। तो गाइस देखिए ये आपके विभिन्न प्रकार के पैमाने हैं। जैसे आपका जो ताप है उसको सेल्सियस में मापते, फ़ारेनहाइट में मापते, केल्विन में मापते और र्यूमर में मापते। तो ये आपका ये फॉर्मूला बनाया गया है जो कि एक दूसरे के बराबर है अनुपात में। और आपको पूछा है पानी 95 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे, ये जितने भी है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ओके, केल्विन और र्यूमर, ये इनका अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है और अनुपात का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। तो हमें पूछा है सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट निकालना है, तो हम दो अनुपात को ले लेंगे यहाँ से, दोनों बराबर है एक दूसरे के। ओके, तो C/5 इक्वल टू F-32 बटे 9। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। 95 आपकी वैल्यू दी है किसकी, सेल्सियस में। तो यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 95 बटे 5 था इक्वल टू F-32 ओके बटे 9। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे देते, 5 एका 5 बचा 4, 5 9 45। तो 19 से भाग गया, ये पूरा 19 से कट गया। देन आपका अब बच गया 9।
तो ये 9 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 में, आप गुना करेंगे तो 9 9 81 की 1 हाथ के आया 8, 9 का 9 है ना, 9 का 9 और 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ओके गाइस, कितना, तो ये 171 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 171 इक्वल टू f माइनस 32। देन गाइस अगर इधर पक्षांतर कर देंगे इसको 32 को तो ये प्लस में आ जाएगा और 32 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका गाइस, ये हो जाएगा 1 और 2 3, ओके, और 7 और 3 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा जुड़ के, आपका टोटल आ जाएगा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में आप टेम्परेचर ज्ञात कर लोगे। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो फार्मूला जो बताया था मैंने अभी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर का क्वेश्चन। शरीर द्रव में तैर सकता है जब उत्प्लावक बल है 0, उसके भार से ज़्यादा, उसके भार से कम, उसके भार के बराबर, उसके भार के। तो गाइस आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा शरीर द्रव में तैर सकता है जब उत्प्लावक बल हमेशा उस वस्तु के भार के बराबर होगा। कोई भी वस्तु ले लो, ओके, ये हमेशा याद में रखना है। अगर आपको मान लेता कि आपके समुद्र में कोई नाव तैर रही है तो उसका उत्प्लावक बल, नाव का उत्प्लावक बल और पानी का उत्प्लावक बल कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। या कोई भी चीज़ ले लो जो तैर रही है, ओके, कोई भी चीज़ ले लो किसी द्रव में तैर रही है, ओके गाइस, ऊपर में, तो वो उस वस्तु और पानी का उत्प्लावक बल हमेशा बराबर होता है। ओके, और उत्प्लावक बल कैसे लगता है, ऊपर की दिशा की ओर लगता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर का क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन गाइस आपके सामने है। धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए श्रद्धा के साथ मानना, सॉरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए मानना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा गाइस। साइंस बिल्कुल नहीं मानता किसी भी धार्मिक प्रथाओं को बिना प्रश्न उठाए। ओके, निष्कर्ष लेने से पहले प्रश्न उठाना और तार्किक ढंग से सोचना, धर्म और प्रथाओं को मानना। तो धर्म और प्रथाओं को तो आपका साइंस नहीं मानता। और लास्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक साइंस में उल्लेखित बातों को अंधविश्वास रखना। तो अंधविश्वास भी नहीं रखता साइंस बिल्कुल। तो गाइस इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष लेने से पहले प्रश्न उठाना और तार्किक ढंग से सोचना, यही साइंस का काम है। ओके, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज़ को करने से पहले निष्कर्ष निकालता है, उस पर प्रश्न उठाता है कि ये कैसे होगा, हाउ पॉसिबल, देन उसके बाद ये सोचता है तार्किक ढंग से। ओके, टेक्निकल दिमाग लगाता है कि बोले इस चीज़ को बनाना कैसे है, हाउ डेवलप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर का। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सुई के समान हरी पत्तियां पाई जाती है फर्न में, पाइन में, लिवर्ट में या मौसम में। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके पाइन में पाई जाती है, सुई के समान पत्तियां पाई जाती है, निडल के समान। ओके गाइस, और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, खालिस्तान मौसम तथा फर्न का एक सामान्य लक्षण है, एक प्रभावी बीजाणु उद्भिद पीढ़ी, एक प्रभावी युग्मोद्भिद अवस्था, पीढ़ियों का एकांतरण, भूमिगत प्रकंद का होना। तो आपको ध्यान में रखना है, पीढ़ियों का एकांतरण आपका मौसम तथा फर्न का एक सामान्य लक्षण है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, आवर्तबीजी पौधों का जननांग है, कान, फूल, बीजाणु। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो आवर्तबीजी होते हैं, ओके, आवर्तबीजी पौधे, उनका जो जननांग भाग होता है वो आपका क्या होता है गाइस, तो वो आपका हमेशा फूल होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रधानमंत्री ने हमारे देश में भारतीय नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी नरसिम्हा राव। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया था, जागृत किया था, उन्हें विज्ञान की ओर प्रेरित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है, हृदय पेशी तंतु, रेखित पेशी तंतु, अरेखित पेशी तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हृदय पेशी तंतु एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित तंतु है।
रेखित तंतु है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, निम्न उदाहरणों में से कौन सा विघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? जब सोडियम तत्व उच्छादन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बाद में सोडियम कार्बोनेट बनाता है। लोहे और सल्फर को जब गर्म करते हैं तो वो आयरन सल्फाइड बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर क्रिस्टल चूर्ण बनता है, या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर का क्वेश्चन, मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? या सरल पदार्थ के रूप में अलग किए जा सकते हैं, या निश्चित संयोजन रखते हैं, या समजाति होते, या अपने संगठनों से अलग गुण रखते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको याद में रखना है, हमेशा अगर कोई मिश्रण बना है, ओके गाइस, मिश्रण हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब जब कोई चीज़ों को दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलाकर हमने बनाया है, ओके गाइस, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हमने दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलाकर बनाया है, यानी एक वस्तु बनाया है, दो वस्तुओं को मिला के एक वस्तु बनाया है, तो ये तो एक प्रकार से मिक्सचर हुआ ना। देन अगर अब ये दो वस्तुओं से मिलकर एक वस्तु बनी है, तो इसको आगे हम फिर से दो वस्तुओं में तोड़ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यह सरल पदार्थ के रूप में अलग किए जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस 99 नंबर का क्वेश्चन। 99 नंबर का क्वेश्चन आपका है, डियर स्टूडेंट, निम्न में से नार्मलता के विषय में गलत छांटो। तापमान बढ़ने पर नार्मलता घटती है, विलय के द्रव्यमान में वृद्धि से नार्मलता बढ़ती है, विलयन के आयतन में वृद्धि से नार्मलता घटती है, या तनुकरण से नार्मलता बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा आपका तनुकरण से नॉर्मलता आपकी बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, पानी के क्वथनांक पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पानी का वाष्प दाब से वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, क्वथनांक वाष्प दाब पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही उत्तर आपको क्या याद रखना पड़ेगा गाइस? हमेशा, चलिए, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से हमेशा बराबर होता है। तो गाइस, यह थे आज के इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू। पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।